जनादेश अब सबके सामने है। जहां महाराष्ट्र में एक बड़ी क्लैरिटी आ चुकी है, तो वहीं झारखंड में भी आप देखेंगे तो जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, वो बता रहे हैं। महाराष्ट्र की अगर सबसे पहले बात करें तो महायुति को बम्पर जीत मिली है। कैसे हो तुम? तो जो शॉट्स आ रहे हैं वो तस्वीरें लगातार भारत एक्सप्रेस आपको दिखा रहा है। अब ये चेहरा जो आपके सामने है देवेंद्र फडणवीस का, ये भावी मुख्यमंत्री का चेहरा भी हो सकता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि आप जानते हैं, हमें जब जनादेश मिलता है, कल्पना पता है 50+ है। रुक एक मिनट, 50+ है। गजब। जिस तरह से अभी रुझान और रिजल्ट, अभी जो नतीजे दिख रहे हैं, क्या कहना चाहिए? 50 के लगभग आंकड़े जेएमएम छू चुकी है, लगभग बहुमत की सरकार बनने जा रही है। जो जनसभाएं और जिस तरह कनेक्शन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अभी फिलहाल के तौर पे यही कहना चाहूँगी, क्योंकि काउंटिंग अभी भी चल रही है, तो हम लोग जब इतना इंतज़ार किए हैं तो बस कुछ घंटों का और इंतज़ार हो जाए। और मैं समझती हूँ कि अभी कुछ कहना ज़्यादा जल्दबाजी होगी, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। चलिए, कोई बात नहीं, रुझान है। अब आप तो इतने देखिए, 23 तारीख का इंतज़ार सबने किया है, और मुझे लगता है कि कुछ घंटों का, 2 से 3 घंटों का इंतजार और करिए। लगभग बहुमत के आंकड़े तो आप लोगों ने हासिल लगभग तो 41 का। देखिए, मैं 41 क्रॉस करते हुए 50 तक मैं ये कहना चाहती हूँ कि झारखंड की जनता ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे भाई दादा ने, हमारी माताओं बहनों ने, हमारे युवा साथियों ने विकास का रास्ता चुना है, और कहीं ना कहीं इस बार मैया की जीत हो रही है। बस मैं ये कहना चाहूँ। आपका भी जिस तरह से गांधी विधानसभा से आप लगातार जो प्रयास कर रही थी, अभी भी जो रुझान है उसमें थोड़ा पीछे, लेकिन क्या लग रहा है कि उम्मीद है कि अपना और भी रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन से आगे निकलेंगे? देखिए, अभी कुछ कहना मुश्किल है, अभी तो पहले कुछ बोलना नहीं चाहिए। खत्म होने दीजिए, खत्म होने दीजिए। तो झारखंड में तो बल्ले बल्ले है। झारखंड में आप देखेंगे हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन, ये वो जोड़ी है जिसने जबरदस्त तरीके से प्रचार प्रसार किया था, और आज इस वक्त जो ट्रेंड्स बता रहे हैं वो बताने के लिए काफी है, क्योंकि यह आंकड़ा भी अब बहुत बड़ा है। 50+ की बात कल्पना सोरेन कर रही थी गांडेर विधानसभा से, वो चुनाव भी लड़ रही हैं, वहां से वो थोड़ा पीछे हैं, लेकिन साफ तौर पर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं, ओवर एक्साइटमेंट नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, बहुत ही सरलता और सहजता के साथ उन्होंने कहा कि जो ट्रेंड्स आप देख रहे हैं ठीक है, हम लोगों ने मेहनत की, जनता ने हम पर विश्वास किया। यानी झारखंड को अगर आप स्पेसिफिकली देखेंगे तो वहां पर रोहिंग्या, बांग्लादेश, घुसपैठिया, कम से कम भारतीय जनता पार्टी की ये बातें कम से कम वहां पर नहीं चली। और वहां पर जो हेमंत सोरेन ने बात रखी आदिवासी अस्मिता की, वहां पर जो कल्पना सोरेन ने कहा कि कुछ लोग आए हैं बाहर से, सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा, और उसी का नतीजा अभी कम से कम ट्रेंड्स में। एक बार जल्दी से देख लीजिए विधानसभा चुनाव 2024 में अब तक क्या कुछ तस्वीरें आई हैं। भारतीय जनता पार्टी 25 सीट्स पर लीड कर रही है, जेएमएम अकेले 30 सीट्स पर लीड कर रही है, कांग्रेस 15 और अदर्स के खाते में 10। 82 सीटें हैं वैसे, और उनमें से अगर आप देखेंगे तो 80 सीटों के ट्रेंड्स अभी आपके टीवी स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव, उसमें आप देखिए 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर इस वक्त लीड कर रही है। उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में भी जबरदस्त तरीके से प्रचार प्रसार की बात हुई, और यहां पर आप देखिए, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे यूपी के उपचुनाव हो, यहां पर अगर आप भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन देखेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। इन चीजों को लेकर साथ साथ जो विकास की बात की, उस पर जनता ने विश्वास व्यक्त किया है। देखिए, अराउंड 46 सीट्स पर ओवरऑल बता रहा हूं, पूरे देश में जिन विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ, आज रिजल्ट आ रहा है। किसी भी स्टेट गवर्नमेंट पर, किसी भी राज्य सरकार पर इतर भर भी थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ने वाला, अनस्टेबिलिटी नहीं आने वाली, स्टेबिलिटी जो है सरकार की वो रहेगी। लेकिन एक एक सीट के लिए क्या कुछ अग्रेशन है वो आप देख रहे होंगे इस बार के इन उपचुनावों में, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी। इसके अलावा और भी स्टेट्स में, जैसे आप उत्तराखंड में देख लेंगे तो उत्तराखंड की केदार सीट पर विधानसभा का उपचुनाव हुआ, वहां से भी ट्रेंड्स आ रहे हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में, जहां पर बड़े बड़े पोस्टर्स वॉर हर दिन
10-90 चौराहे के आसपास राजधानी लखनऊ की सड़कें पट्टी पड़ी थी। जिन जिन सीट्स पर उपचुनाव होना था, वहां पर जो अग्रेशन था, छोटी छोटी सीट्स पर भी बड़े बड़े चेहरे उतरकर प्रचार प्रसार कर रहे थे। यह बताने के लिए काफी कि एक एक सीट का कितना तो देवेंद्र फडणवीस भावुक हो गए, इमोशनल हो गए। देवेंद्र फडणवीस, उनकी मां ने उन्हें जीत की शुभकामनाएं दी हैं। और जाहिर तौर पर जो काम किया आज से 2.5 साल पहले महाराष्ट्र में क्या हुआ था, 2.5 साल पहले महाराष्ट्र में क्या हुआ था, सब ये देखकर हैरान हो गए थे जब भारतीय जनता पार्टी आला कमान ने यह फैसला किया कि एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर होंगे। लेकिन शिंदे साहब को कमान सौंप दी गई। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये सागर बंगलो की तस्वीरें। सागर बंगलो आवास है देवेंद्र फडणवीस का, और वहां पर अंदर आप देखिए विनोद तावड़े, जिनकी एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी। महाविकास अघाड़ी ने फंसाने का पूरा प्रयास किया था, पैसे बांटने के आरोप लगे थे, खोखे का खौफ दिखाने की बात की थी। लेकिन अभी तस्वीरें बिल्कुल जुदा हो चुकी है। मेरे साथ कुछ खास चेहरे जुड़ चुके हैं। मेरे दो सहयोगी देवनाथ और अभिषेक पांडे आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। अभिषेक जी उंगली भी उठा रहे हैं। अभिषेक जी, साफ तौर पर जो मैंडेट आ गया वो क्या दर्शा रहा है महाराष्ट्र में? देखिए, ये मैंडेट ये बताता है कि जो विपक्ष लगातार नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा था, बीजेपी ने उसे ध्वस्त कर दिया है। बीजेपी का जिस तरीके से तूफानी अंदाज में वापसी हुई है, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी ने ग्राउंड लेवल पर जाकर कितनी मेहनत की होगी। एक मैं बैनर दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये तुरंत बैनर लगा है। इस बैनर में सीधा लिखा है, भाजपा महायुति को अभूतपूर्व सफलता मिलने पर सबका हार्दिक अभिनंदन, विजयी उम्मीदवारों का हार्दिक अभिनंदन, और जश्न मनाया जा रहा है। यहाँ 3 तस्वीरें आपको दिखाई पड़ रही हैं। नीचे वो है एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की। ऊपर आप सीधे देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की तस्वीर। दूसरी तरफ अगर जाएं तो यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह की तस्वीर है। नीचे प्रदेश अध्यक्ष और मुंबई अध्यक्ष की तस्वीर है। और दूसरी तरफ मैं तस्वीरें इस तरफ दिखाना चाहूँगा। भीड़ जिस तरीके से बढ़ रही है, तैयारियां जिस तरीके से, ये कंदील देखिए, ये कैंडल लगाया गया कि यहाँ पर जिस तरीके से दीपावली आज के दिन मनाई जा रही है, वो तस्वीरें आपको दिखाई पड़ रही है। यहाँ तैयारियां शुरू हो गई है, झूलर झामर लगाए गए, चारों तरफ झंडे बैनर से पाट दिया गया है। ये तैयारी पहले से थी, लेकिन इस तैयारी को मूर्त रूप दिया गया तब जब कि ये नतीजे आने शुरू हुए। और मैं अंदर लेके चल रहा हूं, मैं तस्वीरें ये बताता हूं कि किस तरीके से, ये देखिए 5 कुंटल फूल मंगाए गए हैं। इस तरीके के फूलों की 5 से 7 कुंटल माला बनाई जा रही है, जो कि यहाँ पर कितना 10 कुंटल 10 कुंटल फूल, 5 कुंटल नहीं 10 कुंटल फूल। यहाँ पर ये पुराने ये जो पंप्स हैं, इन पर भी फूलों की इस तरीके की सजावट की गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, ये बीजेपी दफ्तर के अंदर की तस्वीर है। ये आप देख रहे हैं उपाध्याय जी की तस्वीर है, जो बीजेपी को जिन्होंने खड़ा किया संघ के तरफ से। वहां पर चारों तरफ इस तरीके से झामर लगाए जा रहे हैं। जीत बहुत बड़ी है, जीत बहुत बड़ी है और बहुत ज्यादा चेंज इसमें आएगा नहीं। अभिषेक, मैं वापस आप ही के साथ संवाद करूंगा। ये बीजेपी का ऑफिस है, मैं भी इस पे गया हुआ हूं और यहां पर व्यापक तैयारियां तो हैं। और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का हाथ लग जाए, ऐसा लग रहा है जनता भी उन्हीं चेहरों के गले में माला डाल रही है। तस्वीरें एक बार मैं वापस आ रहा हूं, सागर बंगलो की तस्वीरें देखिए जरा। यह है देवेंद्र फडणवीस का आवास, वहां पर क्या खास तैयारियां की गई है, जल्दी से ये तस्वीरें देखिए। जश्न का सिलसिला सुनिए जरा, एम्बियंस सुनिए। मेरे सहयोगी तो आपको नजर आ रहे हैं, नीचे देखिए ढोल ताशों के साथ
सागर बंगलों पर बड़ी तैयारी, और तैयारी बड़ी क्यों ना हो, इतनी प्रचंड जीत, इसको तो आप लहर भी नहीं कहेंगे, इसको तो आप कहेंगे एनडीए की सुनामी आ गई है महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों में। और ऊपर वाली विंडो आप देखिए, अभिषेक के बिल्कुल बगल में मुंह मीठा करवाया जा रहा है, जलेबियां कहीं पर तली जा रही है, हर कोई खुश है। अभिषेक देवनाथ भी मेरे साथ है। देवनाथ, तुरंत आ रहा हूं आपके पास अभिषेक, क्योंकि महाराष्ट्र में बड़ी तैयारियां वहां पर है, बीजेपी ऑफिस में जबरदस्त तरीके से जश्न मनाया जा रहा है, मेरे सहयोगी वहीं पर मौजूद है। अभिषेक, अभी आप मालाओं की, फूलों का जिक्र कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों में जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी, जिसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो, उसके गले में जनता ने जीत की माला पहनाई है, चाहे वो गठबंधन के साथी क्यों ना हो। आप देखिए इतना महायुतीला अगदी थम्पिंग मेजॉरिटी, मी अगोदरपासून सांगत होतो की थम्पिंग मेजॉरिटी मिळेल, खरं म्हणजे लँडस्लाइड विक्टरी अशा प्रकारचा विजय या ठिकाणी महायुतीला मिळालेला आहे। मी त्याबद्दल तमाम मतदारांचे महाराष्ट्रातल्या मनापासून अभिनंदन करतो आणि माझ्या लाडक्या बहिणी यांचं देखील मनापासून अभिनंदन करतो। लाडक्या बहिणींनी मोठ्या प्रमाणावर मतदान केलं, लाडक्या भावांनी मतदान केलं, लाडक्या शेतकऱ्यांनी मतदान केलं आणि त्याचबरोबर लाडक्या माझ्या ज्येष्ठांनी मतदान केलं। समाजातल्या प्रत्येक घटकाने या ठिकाणी भरभरून महायुतीला मतदान केलं। गेले 2-2.5 वर्ष जे महायुतीने काम केलं त्या कामाची पोचपावती या निवडणुकीमध्ये जनतेने दिली आणि म्हणून महाराष्ट्रातल्या जनतेला मी पुन्हा एकदा त्यांच्या मनापासून आभार मानतो, त्यांना मनापासून धन्यवाद देतो की पूर्णपणे जे काम आम्ही केलं 2.5 वर्षामध्ये त्याचं मोजमाप, नोंद आणि त्याची कामाची पोचपावती या महाराष्ट्रातल्या जनतेने आम्हाला दिलेली आहे। खरं म्हणजे आता आम्ही 2.5 वर्षात जे काम केलं, आता पुढच्या कार्यकाळामध्ये आमची आणखी जबाबदारी वाढली आहे आणि म्हणून जनतेला त्रिवार वंदन करतो आणि माझ्या सर्व कार्यकर्त्यांना देखील महायुतीच्या मनापासून धन्यवाद देतो। महायुतीचे सर्व कार्यकर्ते मनापासून काम करत होते आणि म्हणूनच हा विजय, एवढा मोठा विजय मिळतोय। मी माझ्या ठाणे मतदारसंघातल्या कोपरी पाचपकाडी मतदारसंघातले देखील मतदारांना धन्यवाद देतो की खूप मोठ्या लीडने, मार्जिनने त्यांनी मला विजयी करण्याचं काम करतायत आणि त्यामुळे मी पुन्हा एकदा सगळ्यांना मनापासून खूप खूप शुभेच्छा, मनापासून सगळ्यांचं, सर्व मतदारांचं मनापासून अभिनंदन। आज मैं महाराष्ट्र के तमाम मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि ये विक्ट्री जो है ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है। ये मैंने कहा था कि महायुति को थम्पिंग मेजॉरिटी मिलेगी और इसीलिए मैं तमाम मतदाता जो है, मेरी लाडली बहनाओं को मैं धन्यवाद देता हूँ, लाडले किसानों को मैं धन्यवाद देता हूँ और लाडले हमारे भाई हैं, लाडले सीनियर सिटीजन हैं, सभी वर्ग जो है, सभी वर्ग को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसी विजयश्री प्राप्त कर दी है कि न भूतो न भविष्य तो ऐसी विक्ट्री जो इस बार मिली है, जो 2-2.5 साल हमारी महायुति ने काम किया है। ये महायुति ने जो काम किया है उसके काम के ऊपर ये जनता ने शिक्कामोर्तब किया है, काम को तवज्जो दिया है, प्राथमिकता दी है और इसीलिए महायुति को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। इसलिए मैं महायुति के पूरे महाराष्ट्र की जनता को तो धन्यवाद देता ही हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, लेकिन महायुति के सभी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने जो काम किया है बहुत ही बढ़िया काम किया है और इस चुनाव में हमारे महायुति को जिताया है, इसलिए मैं बहुत बहुत उनका आभारी हूँ।
तो महाराष्ट्र में रुझानों में जो है भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की बंपर जीत हो गई है। एकनाथ शिंदे को आप सुन रहे थे, कहा महायुति ने बहुत काम किया, मैंने पहले ही कहा था लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी, हमें अपने काम का फल मिला। हालांकि शुरुआत में मराठी में, जाहिर सी बात है मराठी में उन्होंने अपना संबोधन दिया, लेकिन जो वो कह रहे थे ऐसा मुझे लगता नहीं है कि किसी को समझ में नहीं आया होगा। लेकिन बाद में फिर उन्होंने हिंदी में भी अपनी बातें रखी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लाडली बहनों ने कमाल कर दिया। अभिषेक कुछ कहना चाह रहे हैं, अभिषेक बोलिए। बिल्कुल, एकनाथ शिंदे का जिस तरीके से बयान था वो ये कहने के लिए काफी था कि 2.5 साल में जिस तरीके से नई सरकार चली उसके कारण ये लाडली बहनों का आशीर्वाद है, महाराष्ट्र की जनता का आशीर्वाद है और लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई। बीजेपी में पूरा जश्न की तैयारी करीब करीब हो चुकी है। हमारे साथ श्रीकांत भारती हैं, ये पूरे महाराष्ट्र बीजेपी के को कोऑर्डिनेटर थे, पूरे इलेक्शन कैंपेन के, इलेक्शन समिति के। क्या तैयारी है, कब तक देवेंद्र फडणवीस और आपके प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पहुंच रहे हैं? प्रदेश के कार्यालय में तो तैयारी आप देख रहे हैं, लेकिन केवल ये प्रदेश कार्यालय की तैयारी नहीं है, महाराष्ट्र के हर जिले में, हर गांव में तैयारी चल रही है। और मैं ये खुशी से कह दूं कि केवल यही नहीं तो गांव-गांव के घरों घरों में खुशी है, बहनें खुश है, किसान खुश है, युवा खुश है। बीजेपी की जीत है कि महाराष्ट्र की जनता की जीत है कि संविधान हार गया? तमाम सारे जो नैरेटिव्स अलग अलग पूरे चुनाव के दौरान रहे, आप को कोऑर्डिनेटर रहे, पूरे कैंपेन को आपने देखा, पूरी स्ट्रेटेजी का पार्ट रहे, क्या लगता है आपको? भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि नेता, कार्यकर्ता और जनता एक सूत्र में जब आ जाते हैं तो इस प्रकार का यश मिलता है। तो जनता का जो स्वाभाविक प्रतिबिंब था वो कार्यकर्ताओं ने अपने मेहनत से और नेताओं ने अपने लीडरशिप से इस ये मशीन के अंदर से बाहर निकला है। आपको कितनी देर में देवेंद्र फडणवीस और आपके प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले यहाँ पहुँच रहे हैं? वैसा तो स्पष्ट बहुमत आ चुका है और लैंडस्लाइड विक्ट्री दिख रही है। स्वाभाविकता से कुछ समय के बाद में माननीय देवेंद्र जी हर वक्त यहाँ आते हैं, कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करते, वो आएंगे। एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि सीएम का फेस कौन होगा, क्योंकि अब तो अगला चर्चा उसी पर होगा। और दूसरा, केंद्रीय ऑब्जर्वर कब तक मुंबई पहुंच रहे हैं, कब तक आगे की स्ट्रेटेजी होगी? अभी उसके संबंध का कुछ जो कार्यक्रम पत्र है वो तो अभी तक नहीं आई है, लेकिन स्वाभाविकता से भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक कार्य पद्धति है, उसके तहत इस प्रकार का निर्णय होगा। और जहाँ तक आपने सीएम के फेस का सवाल, मैं ये मानता हूँ ये महायुति का सीएम होगा। हमने जनता को कमिट किया था कि महायुति का सीएम होगा। हर कार्यकर्ता को लगता है कि अपने पार्टी का सीएम होना चाहिए, वो किसी को भी लग सकता है। बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है, अच्छी बातें, मीठी बातें इसलिए भी है क्योंकि भैया मैंडेट जो है लगभग क्लैरिटी के साथ आ रहा है। ये तस्वीरें भी देखिए, यहां पर बड़ी संख्या में बीजेपी महिला विंग की कार्यकर्ता, जहां पर उम्र की कोई सीमा नहीं, हर कोई खुश है। तो यहां से तस्वीरें लगभग साफ हो रही हैं। महाराष्ट्र में क्या कुछ हो रहा है, झारखंड में क्या कुछ हो रहा है कि जनता ने अपना आदेश सुना दिया है, ईवीएम की पेटियां खुल रही हैं। लेकिन अभी जो ट्रेंड्स हैं, जो आप मेरे राइट और मेरे लेफ्ट देख रहे हैं, उसमें साफ तौर पर पिक्चर बड़ी उसमें क्लियर हो रही है। अब देखिए, यहां से बहुत ज्यादा बदलाव होगा नहीं क्योंकि डिफरेंस काफी ज्यादा हो चुका है। अगर आप महाराष्ट्र की बात करेंगे तो क्लियर कट मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ सरकार बना रही है। और इसीलिए अब सुधांशु त्रिवेदी क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए पहले। कि हम जहां हारेंगे, यानी आप कुछ गली मोहल्ले के उन बच्चों की तरह होने लगे हैं जो क्रिकेट में तब तक खेलते रहेंगे जब तक मैं आउट नहीं होऊंगा। जैसे मैं आउट हो जाऊंगा, या तो एम्पायर खराब था, या बैट में खराबी थी, या पिच में खराबी थी, या गेंद में खराबी थी। मुझे लगता है इस चीज से बचने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार की बाल सुलभ उच्छृंखलता नहीं करनी चाहिए। ईमानदारी से जो जनादेश है उसे स्वीकार करना चाहिए। तो सुधांशु त्रिवेदी जी को आप सुन रहे थे, साफ तौर पर महायुति की सरकार महाराष्ट्र में बन रही है। अब से कुछ देर पहले एकनाथ शिंदे आए, एकनाथ शिंदे ने जो रिएक्शन दिया वो भी आपको सुनाते हैं। उन्होंने कहा ज्यादा सीटें मिलने का मतलब सीएम नहीं है, ये बड़ी बात कही है। तीनों पार्टियां मिलकर सीएम का नाम तय करेगी। अब भारतीय जनता पार्टी अकेले 124 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। उद्धव ठाकरे से अलग होने के बाद शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट 55 सीटों पर इस वक्त लीड कर रहा है। एनसीपी अजीत पवार गुट 37 सीटों पर लीड कर रहा है। जब लगातार भारत एक्सप्रेस ग्राउंड पर घूम रहा था ना, तो एकनाथ शिंदे से जुड़े तमाम लोग, उनके समर्थक कह रहे थे कि भैया 40 सीटों तक तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी उनकी एक्सपेक्टेशन भी 40 सीट्स तक थी। लेकिन बीजेपी के साथ रहने का फायदा एकनाथ शिंदे को भी मिला है। और अजीत पवार साहब के लिए क्या कहे, घड़ी
घड़ी आप कितनी महंगी पहन लीजिए, घड़ी आप कितनी सस्ती पहन लीजिए, अगर वक्त आपका अच्छा है ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और अजीत पवार का वक्त बहुत सही है। अस्तित्व की लड़ाई से लेकर आज अजीत पवार की पार्टी 37 सीटों पर लीड कर रही है। जबरदस्त स्ट्राइक रेट है महायुति का। मेरे सहयोगी, क्योंकि लगातार एकनाथ शिंदे का भी जिक्र हम कर रहे थे, सीएम को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है, लेकिन झारखंड से वो गुड न्यूज नहीं आई भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि भैया बांग्लादेशी जो घुसपैठियां हैं उनको बाहर कर देंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने यूसीसी का जिक्र किया, कहा यूसीसी आएगी लेकिन आदिवासियों को बाहर रखेंगे, लेकिन शायद ये बातें दिल तक नहीं पहुंची। मेरे सहयोगी देवनाथ रांची से ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। देवनाथ, सबसे पहले तो माफी, सॉरी कि मैं आ नहीं पाया आपके पास, लेकिन महाराष्ट्र से ऐसी तस्वीर आ रही थी। अब जब आप भी, क्योंकि अब से कुछ देर में यहां पर भी जश्न की तस्वीरें आना शुरू हो जाएंगी। अभी कल्पना सोरेन को हमने सुना, कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन, हैट्स ऑफ। दोनों ने जिस तरीके से तमाम बड़े बड़े चेहरों के सामने अपनी बात रखी, हैट्स ऑफ। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल रोहित, तस्वीर बहुत अलग है, महाराष्ट्र से बिल्कुल उलट है, लेकिन दोनों में एक खास बात है, दोनों में सरकारों की वापसी, यानी पहले की सरकारों की वापसी हो रही है। लेकिन रोहित, झारखंड की बात करेंगे, 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है, जल, जंगल और जमीन। इसी बात करके हेमंत सोरेन लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास कर रहे थे। और ये भी उन्होंने कहा कि जो बीजेपी के लीडर हैं वो बाहर के लोग आए हैं, इनका कोई झारखंड का लीडर बड़ा नहीं है जो नेतृत्व कर सकता है। सवाल उठा रहे थे कि बाहर के लोगों की झारखंड में एंट्री हो रही है। ये भी कहा जा रहा था कि हेमंत बिस्व शर्मा जो है वो लगातार डरा रहे हैं। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान को लेकर के कहा जा रहा था कि क्या बाहर झारखंड पर शासन करेंगे, ये बात लोगों को समझ में आती है। तो दूसरी सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है मैया योजना। तो सोचिए, महिलाओं ने तय कर लिया कि उनको 2500 रुपए चाहिए, और यही वजह है कि झारखंड की बात करेंगे तो लगातार महिलाओं ने जम करके वोट किया, क्योंकि वो 2500 रुपए का जो एक घोषणा हुई थी उसका एक बड़ा इम्पैक्ट, एक बड़ा असर दिखा है। इसके अलावा रोहित, सच यही है कि झारखंड में जब आप आदिवासियों की बात होगी तो आदिवासियों का एक स्पष्ट तौर पर कहना था कि जो बाहर के लोग हैं उनसे झारखंड की अस्मिता को खतरा है, उनसे झारखंड की जो जीवन शैली है उनको खतरा है। ऐसे में जो हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी वापसी जरूरी है। और यही वजह है कि 3 बड़े कारणों ने भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है रुझानों में ही सही लेकिन सत्ता से दूर कर दिया। लेकिन हेमंत सोरेन की वापसी हुई, तमाम विवादों के बावजूद भी, वो भी तब जब वो जेल गए, भ्रष्टाचार के आरोप लगे। और एक और बात, युवाओं में खासी नाराजगी भी थी सरकार को लेकर के, क्योंकि लोग कह रहे थे, युवा कह रहे थे कि यहाँ पर जो है परीक्षाएं हो जाती है लेकिन उसका रिजल्ट नहीं निकलता है। इन सबके बावजूद जो अब तक हम सिर्फ और सिर्फ बातों में सुनते थे कि आधी आबादी डिसाइडिंग फैक्टर है, अगर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि लाडली बहना ने हमको वोट दिया है, तो झारखंड में भी मैया योजना ने अपना काम कर दिया है। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ, मैया योजना इतना बड़ा एक कारण बन गया सत्ता में वापसी का कि मैं रोहित बताऊं कि झारखंड के कोने कोने में भारत एक्सप्रेस की टीम गई थी। हम जब भी बात करते थे महिलाओं से, वो मैया योजना को लेकर के बहुत उत्साहित होती थी। और जो 1000 मिला उसके बाद, हालांकि चुनाव से ठीक पहले ही ये घोषणा की गई थी और मिलना शुरू हुआ था लाभ, लेकिन जो 1000 का पुरस्कार स्वरूप एक धनराशि थी, वो जब ये कहा गया कि 2500 मिलेगा, तो वही एक ऐसा क्लिक हुआ, एक ऐसी धारणा बनी, ये सरकार की वापसी। और महिलाओं ने ठान लिया, हम जहां भी गए महिलाओं को था कि 2500 रुपए हमको चाहिए। और ये भारत की राजनीति के लिए भले ही एक अलग चर्चा का विषय हो सकती है कि ठीक है या नहीं, लेकिन झारखंड में हेमंत सरकार के लिए ये वरदान साबित हुई। और रोहित, आज झारखंड में बीजेपी सत्ता से दूर होती दिखाई दे रही है, तो इसके पीछे जो तीन चार कारण वो तो है ही। ये भी है कि झारखंड में कोई बड़ा नेता, झारखंड का कोई बड़ा नेता बीजेपी में साफ साफ दिखाई नहीं देता है, कोई बड़ा कद नहीं दिखाई देता है जिसका असर। और एक भी और बात कि हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी लगातार ऐसी सभाएं कर रही थी और लोकल लेवल पर कर रही थी, लोगों को टच कर रही थी, आदिवासियों का जल, जमीन और जंगल की बात करके इस मुद्दे को आगे बढ़ा रही थी। और ये कह रही थी कि अगर वो नहीं रहे तो उनकी अस्मिता को खतरा होगा। और शायद ये जो डर पैदा हुआ और बीजेपी को जीत से बहुत दूर कर दिया। रोहित, अच्छा, भारतीय जनता पार्टी बहुत अग्रेसिवली उतर रही थी झारखंड में भी, हिंदुत्व की बात हो रही थी, वहां पर घुसपैठियों की बात हो रही थी, और चुनावों की तरह इससे पहले जब हम चुनाव देखते थे तो उसमें पाकिस्तान का जिक्र होता था। अच्छी बात है, इस बार पाकिस्तान का जिक्र तो नहीं हुआ, लेकिन बांग्लादेश का जिक्र हो गया। ये तमाम फैक्टर्स पर भारतीय जनता पार्टी की जो सर्वे रिपोर्ट्स थी सब धराशायी, और एग्जिट पोल तो झारखंड के लिए वैसे ही अब धराशायी हो चुके हैं। एग्जैक्ट पोल आ रहे हैं अब तो धीरे धीरे सामने। बिल्कुल, अब आप देखिए, ये भी है
कि जब आप झारखंड की बात करते हैं तो यहाँ पर खास बात थी कि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही थी कि जो मुद्दा है हिंदू मुस्लिम का, बाकी बांग्लादेश का, लेकिन इसके अलावा रोहित भीतर घात एक ऐसा बड़ा इशू था जहां पर भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी चोट पहुंची है। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने टिकट न मिलने पर अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावत कर दिया और ऐसे तमाम लीडर सामने आएंगे जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। इसके अलावा अगर मैं बताऊं कि हेमंत बिस्व शर्मा वो लगातार जो बागी विधायक, बागी लोग थे, बागी नेता थे, उनके घर जा रहे थे, उनको मनाने की कोशिश कर रहे थे और उनसे प्रार्थना कर रहे थे कि आप वापस आइए, लेकिन ऐसे लोग वापस नहीं आए, उनको मनाया नहीं जा सका, जिसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को पड़ा। और इसके अलावा जब आप दामाद मोहल्ला की बात हो रही थी और एक अर्थ तक संथाल परगना में हिंदू मुसलमान की बात हो रही थी, लेकिन संथाल परगना में इसका कोई असर नहीं, जो ग्राउंड लेवल पर था उसका कोई असर नहीं था। लेकिन एक जरूर बात है, भारतीय जनता पार्टी को जो सपोर्ट मिला है उसमें प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका बहुत ज्यादा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का जो सिलेंडर है वो हर घर में लगभग पहुंचा था, गरीब महिलाओं के पास पहुंचा था। और मैं जहां भी जाता था तो मोदी को लेकर के जो महिलाओं की बात थी, जो पुरुषों की बात थी, वो कहते थे, जो गरीब तबके के लोग थे वो मोदी को बहुत ज्यादा पसंद करते थे और उनके नाम पर वोट देने की बात करते थे। लेकिन जो 2500 रुपए की घोषणा हुई, मैया योजना की घोषणा हुई, वो एक निर्णायक बढ़त हेमंत सोरेन के पक्ष में ले गई। देवनाथ, लगातार विश्लेषण हम कर रहे हैं। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेंद्र शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं। अलग अलग जगहों पर पोस्टर्स लगना शुरू हो चुके हैं और देखिए बहुत सारे लोग इस बात को भी मान रहे होंगे कि बहुत साफ है कि देवेंद्र फडणवीस ही चीफ मिनिस्टर बने। हालांकि एकनाथ शिंदे कह चुके हैं तीनों दल मिलकर डिसाइड करेंगे कौन चीफ मिनिस्टर होगा और बीजेपी भी कह रही है ऑब्जर्वर्स आएंगे, मीटिंग होगी, विधायक दल का नेता चुना जाएगा, हमारी पार्टी में एक प्रोटोकॉल है। एनडीए पुढे उत्तर प्रदेशमध्ये 9 पैकी 6 जागा भाजपा पुढे आणि तसंच राजस्थानमध्ये 4 जागांवर भाजपा पुढे। त्यामुळे देशातल्या या सगळ्या निवडणुकांमधलं चित्र हे सांगतंय की माननीय नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील एनडीएला जनतेने आपला विश्वास दाखवलेला आहे आणि महाराष्ट्रातला विश्वास तर अभूतपूर्व आहे। तुमचा पुढचा प्रश्न असणार मुख्यमंत्री पदाचं काय, तर एकनाथ शिंदेजी, देवेंद्र फडणवीस, अजितदादा पवार आणि भाजपचं केंद्रीय नेतृत्व याबाबतचा निर्णय घेईल। आज महायुती म्हणून आम्ही विजयाचा आनंद घेतोय। खूप खूप धन्यवाद। महाराष्ट्र में मतदाताओं ने जो भाजपा महायुति को जबरदस्त जीत दिलाई है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एकनाथ जी शिंदे, देवेंद्र जी फडणवीस और अजित दादा पवार, रामदास आठवले आरपीआई के इन सब ने मिलकर जो चुनाव अच्छी तरह लड़ा, जो सरकार अच्छी तरह चलाई, विशेषकर मुझे लगता है कि प्रत्यक्ष लाभ की राजनीति और अप्रत्यक्ष लाभ की राजनीति होती है। अप्रत्यक्ष लाभ की राजनीति में जो पायाभूत सुविधा होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है, वंदे भारत ट्रेन होती है, मेट्रो होती है, सड़क होती है, पानी होता है, और प्रत्यक्ष लाभ में लाडली बहना होती है, किसान सम्मान होता है, जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल का विषय होता है। इसका एक बहुत सुरेख मिलाप एकनाथ जी शिंदे, देवेंद्र जी और अजित दादा ने किया और इसलिए जनता ने पूरा भरोसा रखा। साथ ही 2019 में माननीय शरद पवार साहब ने आदरणीय उद्धव जी को लेकर बीजेपी का अलायंस जो तोड़ा, वो माननीय बाला साहब ठाकरे जी के वोटर्स को पसंद नहीं आया। और जब एकनाथ शिंदे बाला साहब जी का हिंदुत्व का धनुष्यबाण, हिंदुत्व का शिवसेना ये नाम भाजपा के साथ मेन स्ट्रीम में ले आए, तो लोगों ने उनको भी बहुत अच्छी तरह से उसका स्वीकार किया। ये आज दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि बिहार में 4 में से 4 जगहों पर एनडीए आगे है, उत्तर प्रदेश में 6 जगहों पर एनडीए आगे है और राजस्थान में 4 जगह पर आगे है। तो देश में ये बता रहा है कि देश की जनता का फिर एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर उन्होंने अपना विश्वास जताया है। आपका सवाल यह होगा कि मुख्यमंत्री किसका होगा, कौन होगा, तो
एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी, अजीत दादा पवार और भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व साथ मिलकर इस विषय में निर्णय करेंगे और आपको बताएंगे। आज महायुति विजय का जश्न मना रही है और महाराष्ट्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद दे रही है। तो विनोद तावड़े को आप सुन रहे थे। अब से कुछ देर पहले सागर बंगलो पे मौजूद दोनों बड़े चेहरों ने, यानी देवेंद्र फडणवीस और विनोद तावड़े ने मिलकर, आप जानते हैं देवेंद्र फडणवीस जरूर डिप्टी सीएम के तौर पर थे, लेकिन जिस तरीके से प्रचार प्रसार के दौरान 2.5 साल पहले जो घटनाक्रम घटा, जिसमें एक बार फिर से महाविकास अघाड़ी से सरकार छीनकर बीजेपी, एकनाथ शिंदे और फिर बाद में अजीत पवार भी उनके साथ आ गए। साफ तौर पर बड़ा मैंडेट, साफ मैंडेट दोनों ही स्टेट्स में, और जनता जनार्दन का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया कि दोनों ही स्टेट्स में कहीं पर भी हंग असेंबली वाला सीन नहीं आ रहा। जिस गठबंधन को देना चाह रहे थे उसी गठबंधन को उन्होंने वोट किया है। बहुत क्लियर तस्वीर आ रही है। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेंद्र शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। शुक्ला सर नमस्ते, बहुत स्वागत आपका भारत एक्सप्रेस पर। थोड़ी माफी भी कि कुछ विलंब से आपके पास आया, लेकिन महाराष्ट्र की अगर सिलसिलेवार तरीके से बात करें तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई है। महायुति की सरकार बन रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा उलटफेर की अब उम्मीद भी नहीं है। आपको क्या लगता है कि वो 3 कौन से बड़े फैक्टर रहे जो महाराष्ट्र की धरा पर काम कर गए भारतीय जनता पार्टी के लिए, उनके गठबंधन के लिए? देखिए, महाराष्ट्र में जिस तरीके से बीजेपी के लिए हरियाणा के बाद से जो उनका उत्साह बढ़ा था, उसके बाद से महाराष्ट्र में बीजेपी ने एक बड़ी कुशल रणनीति के तहत ही वो आगे बढ़ना उन्होंने शुरू किया था। हालांकि उन्होंने अपने जो एनडीए के अपने जो सहयोगी दल हैं, उन्होंने उनको ऐसा बिल्कुल एहसास भी नहीं होने दिया कि हम उनसे कहीं भी अलग होकर वहां पर कुछ कर रहे हैं। जब उसके बरक्स आप देखिए कि जो एनडीए गठबंधन है, वहां पर भीतर जो खींचतान थी वो सीधे तौर से दिखाई दे रही थी। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा सहयोगी दल है, घटक है इंडी गठबंधन का, समाजवादी पार्टी। बल्कि ये कहा जाए कि आम चुनाव में तो उसी की वजह से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 6 सीटें मिली थी, उसको पूरी तरीके से महाराष्ट्र में नकार दिया गया। अखिलेश यादव लगातार वहां सक्रिय रहे, अबू आजमी वहां पर मांग करते रहे, 1 दर्जन सीटों की मांग की, बावजूद इसके उन्हें कुछ भी हिस्सा नहीं मिला। तो एक मैसेज तो गया कि जहां पर एकजुट होने की बात है, वहां पर एनडीए पूरी तरीके से एकजुट है, एक साथ दिखाई दे रहा है, चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे शिंदे हो। और बीजेपी में देवेंद्र फडणवीस ने भी जो बयान दिए थे, उनमें से खुद उन्होंने ये अपनी कोई ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं जताई थी कि वो वो मुख्यमंत्री बनने के लिए वो लालायित हैं। लेकिन आप देखिए, इंडी गठबंधन में सीधे तौर से ये खींचतान भी दिखाई दे रही थी कि कांग्रेस का होगा कि किसका होगा, एनसीपी का होगा, कौन कैसे आगे आएगा। तो ये जो जनता के बीच में जब आप फ्रेगमेंटेशन में होते हैं, जब आप टूटे होते हैं, तो जनता को एक दिक्कत आती। दूसरी जो अहम बात है कि जब वोटर कोई वोट देता है, तो किसी एक पार्टी को जब वोट देता है, उसको अभी भरोसा एक दूसरा उसका होने लगा है कि हम जब किसी को वोट देते हैं, उसके बाद वो दल बदलने में या फिर वो तोड़कर किसके साथ चले जाते हैं। महाराष्ट्र में तो यहां से जब चर्चा कई बार उत्तर प्रदेश में भी होती रही है कि महाराष्ट्र में तो जो दिखाई दे रहा है कि वहां कौन दल किसके साथ चला जाएगा। वोटों से जवाब दिया है। मैं एक बार फिर से हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास का क्रम हमने राज्य के अंदर शुरू किया है, अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचने का जो संकल्प लिया है, हम उसको और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। सर, महाराष्ट्र में भी आपने लगातार कैंपेन किया और महाराष्ट्र में भी बीजेपी की एक बड़ी जीत देखने को मिल रही है। सर, किस तरीके से देखते हैं सर? जो महाराष्ट्र की जीत भी सुशासन की जीत है, महाराष्ट्र की जीत विकास की जीत है। हमारे प्रधानमंत्री जी के जो नेतृत्व में आज देश के अंदर सरकार चल रही है, 10 सालों में जो काम हुआ है, सुशासन हुआ है, गरीब कल्याण की योजनाएं बनी हैं, उन सब की जीत है। और लोगों ने डबल इंजन को प्राथमिकता दी है, हमारे प्रधानमंत्री जी की नीतियों को प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र की जीत एक नए युग की शुरुआत है। तो पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। केदार की सीट पर भी उपचुनाव है, जिस पर आशा नौटियाल जी इस वक्त लीड कर रही है। पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। शुक्ला सर, प्लीज कंटिन्यू सर। मैंने एक बात, पहली जो फैक्टर है वो तो ये सीधे तौर से एकजुटता की बात आ गई। दूसरी, महिलाओं को लेकर जो तमाम बातें होती हैं, वो बड़ी गेम चेंजर साबित होती रही हैं। वो झारखंड में भी आप देखिए और महाराष्ट्र में भी दिखाई दे रहा है। लाडकी बहन योजना और वहां मैया समान जो योजना है, वो एक तरीके से गेम चेंजर के तौर पर है। दूसरा, महाराष्ट्र में जो योजनाएं थी और भी उसके साथ वो भी सरकार, चूंकि वहां पर जो उसने जो भी लागू किए थे, तमाम योजनाओं की शुरुआत की थी या जो एक संदेश देने की कोशिश की थी, वो भी जनता को सकारात्मक लगा। अच्छा, विपक्ष बार बार कह रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है,
सर, विपक्ष कह रहा था कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, और अगर हम लोकसभा के चुनावों को देखें उसमें जो वोट शेयर था, वोट शेयर में ज्यादा फर्क नहीं था। लोकसभा चुनावों को भी अगर हम देखें, जहां पर हम बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा था, वोट शेयर था 43.3 और महाविकास आघाड़ी के पास था 43.7। फर्क जो था सीट कन्वर्जन का था। और उसके बाद जिस तरीके से लोकसभा चुनावों के तुरंत बाद, खुद मुझे याद है कि गृह मंत्री ने पहला दौरा किया था, नागपुर वो पहुंचे थे, और लोकसभा चुनावों में इससे पहले जो हम बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी और संघ दोनों के बीच में चीजें क्या ऑल इज वेल नहीं है, उस पर भी काम किया गया। संघ भी इस बार एक्टिव रहा, उसके बाद ये नतीजे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और बीजेपी के लिए खास बात आप देखिए कि जब भी उनको कोई झटका मिलता है या वो कमजोर होते हैं, उसके बाद बीजेपी उस पर और ज्यादा मेहनत करती है। और वो मेहनत का ही नतीजा है कि आप एक दिन जैसे ही उलटफेर हुआ, जो उस घटनाक्रम को याद करिए, अजीत पवार साथ में आते हैं और एकाएक बदलकर वापस ने अपनी पूरी कोशिश की, हर मोर्चे पर कोशिश की, तमाम जो उनकी कमियां रह गई थी। और जो एक फ्लोटिंग वोटर्स होते हैं, उनमें से ये संविधान का मुद्दा हो, आरक्षण हटाने का मुद्दा हो, वो जाहिर सी बात है कि दलित समुदाय और ओबीसी वर्ग में जो एक मैसेज तो जरूर गया था, उसका पूरे देश में कई जगहों पर नुकसान हुआ और उत्तर प्रदेश में तो जबरदस्त तरीके से झटका लगा था। इस बार बीजेपी ने बड़ी मेहनत की उन सब मुद्दों को लेकर भी, और वो समझाने में शायद कामयाब भी हो गए हैं कि जो नैरेटिव एक गढ़ा गया था लोकसभा चुनाव के वक्त, वो नैरेटिव टूटा है। और जो दूसरा, संघ के साथ जो आपने बात कही वो बिल्कुल सही है कि संघ की जो नाराजगी थी और जो बयान नड्डा का आया था कि हमको अब जरूरत नहीं, हम अपने आप में ही अब सक्षम हो गए हैं, इस बार शायद वो बैकफुट पर आए और उन्होंने माना कि संघ ही हमारी मतलब ड्राइविंग सीट पर भी रहेगा और वो जो चाहेगा उसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। और उसका नतीजा यही है कि संघ ने भी इस बार साथ दिया और वो हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में भी एक बड़े बहुमत के साथ बीजेपी और एनडीए आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब तो बिल्कुल कमोबेश एकदम तय ही हो गया है कि वो फिर से शासन सत्ता में आ रहे हैं। अब तो वहां पर मुद्दा बस इस बात को लेकर है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन आने जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस को लेकर तो सबसे ज्यादा, क्योंकि अब मुख्यमंत्री, कल तक हम देख रहे थे थोड़ा प्रेशर पॉलिटिक्स भी होता है। अजीत दादा पवार के पोस्टर्स लग गए थे, हालांकि कुछ घंटों बाद उन पोस्टर्स को निकाल लिया गया। मेरे साथ मुझे स्क्रीन पर एक खास चेहरा भी नजर आ रहा है, अनुज आते सर मुझे नजर आ रहे हैं। अनुज सर, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है। जी अनुज सर नमस्ते, रोहित पोखरियाल बात कर रहा हूं। कई बार आपसे मुखातिब हुआ, एक बार फिर से आज इस बड़े दिन पर जहां पर झारखंड के लिए आपके गठबंधन को गुड न्यूज आ रही है, तो वहीं महाराष्ट्र में थोड़ा चीजें ऊपर नीचे हो गई। सुप्रिया श्रीनेश जी भी आई, उन्होंने भी हार को एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि हम और मेहनत करेंगे, मंथन चिंतन करेंगे। बहुत ही ग्रेसफुली उन्होंने इस हार को लिया। व्हाट्स योर फर्स्ट रिएक्शन सर? और उसके बाद जब मैं आऊंगा तो पूछूंगा कि आपको क्या लगता है कि झारखंड में कौन कौन सी बातें आपके पक्ष में काम कर गई। देखिए, सबसे पहले तो झारखंड की जनता को शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई कि उन्होंने एक विकास वाली सरकार को पसंद किया है। और इनकी भारतीय जनता पार्टी की ये जो जिस तरह से इन्होंने एक तानाशाही वाला तरीके से वहाँ पर सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की, मुख्यमंत्री को जेल डालने का प्रयास किया, और कहीं ना कहीं सत्य की जीत हुई, कानून का राज हुआ और जनता ने जो कांग्रेस की और जेएमएम की जो सरकार थी उनकी नीतियों पर अपनी मोहर लगा करके दोबारा उसी विकास को आगे बढ़ाने को उन्होंने मैंडेट दिया है और उसी को स्वीकार किया। हम जनता का आभार व्यक्त करते हैं। सवाल अगर महाराष्ट्र की है तो निश्चित तौर पे बहुत ही ये नतीजे जो है चिंता कराने वाले नतीजे हैं, क्योंकि जो दोनों प्रदेशों में जनता का स्पष्ट मत दिखाई दे रहा था, जो जनता का जो मन दिखाई दे रहा था, अभी तक यही होता आ रहा था कुछ वर्ष पहले देश की आज़ादी के बाद से लेकर के अब तक, कि जो जनता का मन होता था नतीजे भी उसी हिसाब से आते थे, मत भी वही पड़ते थे। लेकिन जनता के मन और जनता के जो मत खुलते हैं उनमें बहुत अधिक अंतर नजर आ रहा है, बिल्कुल उसके उल्टे नजर आ रहे हैं। और ये बहुत ही चिंता का विषय है कि बिल्कुल महाराष्ट्र में कोई भी आदमी, कोई भी हमारी माताएं बहनें या कोई भी वहाँ का मतदाता नहीं स्वीकार कर रहा था कि इनकी सरकार दोबारा आए। तो यानी जो बात संजय राउत साहब कह रहे हैं, आप उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। संजय राउत साहब कह रहे हैं कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। संजय राउत साहब ये कह रहे हैं। देखिए, कुछ गड़बड़ नहीं है, बहुत कुछ गड़बड़ है जो उन्होंने कहा है। निश्चित तौर पे हम भी यही कह रहे हैं और केवल हम नहीं कह रहे, तमाम प्रदेशों में जहां महाराष्ट्र की जनता वो बोल रही है, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने तो इनको सिरे से नकार दिया था चुनाव में। इनको कितनी ऐसी सीटें हैं जहां पर अपने क्षेत्र में इनके कैंडिडेट को प्रचार तक करने के लिए नहीं आने दिया था, धक्के मार के भगा दिए गए थे। लेकिन बावजूद, और देखिए सबसे कितनी बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने 90+ स्ट्राइक रेट से जीत करके आ रही है।
ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिसको वहां के जनता, महाराष्ट्र की जनता कहती थी दल बख्शी पार्टी है। ये वोट के लुटेरे हैं। इन्होंने विधायकों की चोरी की, इन्होंने 2 राजनीतिक दलों के जो है उनकी चोरी करके जो है अपनी सरकार बना ली और ऐसे नेताओं के साथ सरकार बनाई जिनको इन्होंने जेल भेजने की बात की, चक्की पीसिंग की बात की, 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी बताया, उनके साथ इन्होंने सरकार चलाई। जो महाराष्ट्र के जो लोग जनता है हमारी, ये छत्रपति शिवाजी जी महाराज के जो है अनुज सर, मुझे लगा था कि आप शायद महाराष्ट्र के लिए शुभकामनाएं दे दे बीजेपी को, लेकिन आपने सवाल बहुत उठा दिए। मैं वापस आऊंगा आपके पास। देवेंद्र फडणवीस ने कुछ ट्वीट कर दिया है। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं एक हैं तो सेफ हैं, अपनी बात को रिपीट कर रहे हैं जिस पर पूरा भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन रहा। एक हैं तो सेफ हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देवेंद्र फडणवीस ने लिखा है आज रिएक्शंस का दिन है। एक है तो सेफ है, देवेंद्र फडणवीस ये कह रहे हैं। और अब मोदी है तो मुमकिन है का नारा भी आप सुन रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। और बहुत शॉकिंग नहीं होगा अगर कुछ देर में यह भी खबर आ जाए कि आज शाम को 7 बजे भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने पहुंच रहे हैं। यह भी बहुत शॉकिंग नहीं होगा। अमूमन हमने देखा और जिस तरह की लैंडस्लाइड विक्ट्री है वो बताने के लिए काफी है कि भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड पर जिन चीजों को लेकर गई। अब देखिए अपनी अपनी बातें हैं। सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं कि हाँ कुछ चीजें हैं जहां पर हमें मेहनत करने की जरूरत है। बंपर मैंडेट साफ तौर पर नजर आ रहा है अगर तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। खास मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुज आत्रे साहब को आप सुन रहे थे, मेरे सहयोगी ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। अभी बीजेपी के कार्यालय में थे महाराष्ट्र में मेरे सहयोगी अभिषेक पांडे। अभिषेक, क्या अपडेट आपके पास? देखिए अभी जो देवेंद्र फडणवीस ने एक ट्वीट किया है कि एक है तो सेफ है, मोदी है तो मुमकिन है, ये उस समय ट्वीट किया है जब भूपेंद्र यादव सागर बंगले पर उनसे मिलने पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने भूपेंद्र यादव को शॉल और जिस तरीके से पुष्पगुच्छ किया। हमारे साथ अजय पाठक हैं, बीजेपी के स्टेट प्रवक्ता हैं और खुद देवेंद्र फडणवीस की कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं, नागपुर से आते हैं जी। नागपुर में कैसा अभूतपूर्व प्रदर्शन, देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ एक बड़ी चुनौती पेश करने की कोशिश की गई थी कांग्रेस से, क्या दिख रहा है आपको? देवेंद्र जी के खिलाफ कोई चुनौती नहीं थी, ये सब झूठा नैरेटिव था। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ झूठे नैरेटिव पे चलती है। एक बार काट की हांडी चढ़ गई, बार बार चढ़ती नहीं है। यहाँ पे जो अपक्ष था वो सिर्फ और सिर्फ गाली गलौज की भाषा करता था। महाराष्ट्र की जनता उस गाली गलौज की भाषा को पसंद नहीं करती है, इसीलिए ये विक्ट्री दी। ये जो विक्ट्री है ये देवेंद्र जी के नेतृत्व में ये दर्शाती है कि कौन लीडर है और कौन सिर्फ गाली गलौज की भाषा को इस्तेमाल करता है। तो ये महाराष्ट्र की जनता और महाराष्ट्र के लोगों ने ये देवेंद्र जी के नेतृत्व में इतनी बड़ी जो आज ऐतिहासिक जो चीजें हुई है वो शायद ही लोग जिस तरह से अभी आकर के आपने देखा उद्धव ठाकरे के एक प्रवक्ता ने सुबह ही बता दिए कि यहाँ गेम हुआ है, ये हुआ है। वहीं झारखंड में देखिए क्या हुआ। आप ईवीएम को एक जगह गाली दे रहे हैं और दूसरी जगह आप उसका सपोर्ट कर रहे हैं। एक प्रमुख सवाल जो है कि क्या मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, कौन लग रहा है आपको कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा? दूसरा प्रमुख सवाल ये है कि जो मराठा वर्सेस ओबीसी की जंग पूरे महाराष्ट्र में शुरू हुई, मराठा के नेता मनोज जरंगे पाटिल ने जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस को पर्सनली टारगेट किया, उसका असर होता हुआ दिख रहा है क्या? देखिए उसका असर तो 100% है। सबसे ज्यादा आप देखिए मराठाओं में हमने भारतीय जनता पार्टी की सीटें आ रही हैं, या अजीत दादा की आ रही हैं, या तो शिंदे साहब की आ रही हैं। अभिषेक जरंगे का कोई असर, संवाद जारी किसी का कोई असर नहीं। सिर्फ उनका नहीं, वो तो खड़े होगी। मेरे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अनुज आत्रे साहब भी हैं। शरद पवार जी ने उनको खड़ा किया था और शरद पवार जी की क्या स्थिति हो गई ये पूरा देश देख रहा है। सीएम का चेहरा कौन होगा? सीएम का चेहरा तो ये हमारी केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कौन होगा, लेकिन देवेंद्र जी के नेतृत्व में ये बड़ी विक्ट्री मिली है। कार्यकर्ताओं की ऐसी इच्छा है कि देवेंद्र जी को सीएम बनना चाहिए। बिल्कुल। अभिषेक प्लीज पाठक जी से पूछेगा। अनुज आत्रे साहब कह रहे हैं संजय राउत ने कहा था कुछ गड़बड़ है दया, और अब अनुज आत्रे साहब भी कह रहे हैं कुछ नहीं, बहुत ज्यादा गड़बड़ है। इस पर क्या कहेंगे अगर पाठक साहब आपके साथ हो तो? कुछ गड़बड़ है या बहुत कुछ गड़बड़ है दया? ये जो कांग्रेस कह रही है कि ये जो चुनाव हुआ है कुछ तो गड़बड़ है, वो कांग्रेस के लिए सब गड़बड़ रहता है। कांग्रेस जहां जीत जाए वहां तो 10 जनपद की ईवीएम महारानी हो जाती है, और जैसे ही चुनाव हार जाए वैसे ही वो ईवीएम उनके लिए डायन हो जाती है। तो कांग्रेस की ये परंपरा रही है, कांग्रेस चुनाव जीतेगी तो सब कुछ ठीक है। सिर्फ चुनाव आयोग नहीं, कोई भी संस्था कांग्रेस के निशाने पे हमेशा रहती है। कांग्रेस के पक्ष में आए तो सब कुछ ठीक है, नहीं तो सब खराब है। ठीक है, ये कांग्रेस का रोना है। इसी पर एक बार अनुज आत्रे साहब का रिएक्शन ले लेते हैं।
अनुज आत्रे साहब का रिएक्शन ले लेते हैं। अनुज जी साफ तौर पर ये सवाल बार बार उठता होगा, आपको भी आदत हो गई होगी इन सवालों की, कि ये सेलेक्टिविज्म क्यों है? जहां झारखंड में आपके पक्ष में है तो सब कुछ ठीक है, महाराष्ट्र में पक्ष में नहीं है तो कुछ तो गड़बड़ नहीं, बहुत कुछ गड़बड़। अनुज सर, देखिए सेलेक्टिवनेस नहीं है। अभी मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, अभी कुछ महीने पहले इसी वर्ष पार्लियामेंट के चुनाव हुए थे, लोकसभा के चुनाव 48 सीटों के महाराष्ट्र के हुए थे। तो लोकसभा के चुनाव में भी जनता ने अपना मन दिखाया, मत दिया। 48 में से केवल 17 सीटों पे आकर के ये इनकी जो है आघाड़ी की सरकार के जो सांसद थे आकर के सिमट गए। 48 में से 17 सीटें जीते, 31 सीटें हमारे दल और हमारे सहयोगी दल जीते। ठीक है, तो ये था जनता का मन, जो आज भी जनता का मन वही है, और इसी बात को लेकर के जनता ने मत दिया था, लेकिन नतीजे उल्टे आए। अनुज सर आप जानते हैं मैं आपको कभी रोकना पसंद नहीं करता, और मुझे आप बहुत अच्छे भी लगते हैं पर्सनली। आप जिस तरीके से बात रखते हैं ना, बिल्कुल सीधा दिल पर लगती है। लेकिन अनुज सर, अगर आप उन्हीं लोकसभा चुनावों का जिक्र कर रहे हैं तो एक बार वोट शेयर भी देखिएगा। वोट शेयर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं था, 0.4%, 0.04% का फर्क था। सीट कन्वर्जन ज्यादा थी। से सब चीजें अपने हाथ में व्यवस्था लेने के लिए जो किया है, ये कांग्रेस की लड़ाई उसकी है। ठीक है, तो एक बार लगातार, क्योंकि हम इस पर पूरी बात कर रहे हैं, ज्ञानेंद्र जी आप क्या कहेंगे? क्योंकि इस बार महाराष्ट्र के चुनाव में बहुत सारी बातें हुई, विपक्ष ने एक नया मुद्दा भी उठा दिया, खोखे का जिक्र होता रहा। क्या खोखे का खौफ नजर आया? और सामने आप देख रहे हैं ये रिजल्ट, जिसमें भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर 125 सीट्स पर लीड कर रही है। खोखे का खौफ नजर आ रहा है क्या? ज्ञानेंद्र जी आपके ऑडियो में दिक्कत है, मेरा एक बार प्लीज ना। स्वागता, एनसीपी प्रवक्ता स्वागता जी मेरे साथ जुड़ चुकी है। स्वागता जी, बहुत सबसे पहले तो स्वागत आपका, नमस्ते आपको रोहित पोखरियाल का। और जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी है अजीत पवार साहब ने और घड़ी ने, अब आप कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि इस साइन को लेकर भी काफी कश्मकश थी, लेकिन एक बात मैं कह सकता हूं, वक्त अच्छा अजीत पवार साहब का, आपकी पार्टी का वक्त अच्छा क्योंकि काम अच्छा। अजीत दादा जी का बहुत अच्छा काम है, रूरल एरिया में ग्राउंड लेवल पे काफी काम करते हैं। वो ऐसे नेता है जो सुबह सुबह जल्दी काम शुरू कर देते हैं, और दिखा दिया कि कोई कुछ भी बोलते, हम ग्राउंड लेवल पे काम करते, हम काम करके दिखाते। अच्छा, इस बार की जो फाइट थी उसमें खोखे का भी जिक्र हो गया। अब आप तो मराठी हैं तो आप खोखा ज्यादा बेहतर समझती हैं, हम तो दिल्ली नॉर्थ इंडियंस हो गए, तो चलिए फिर भी हम भी समझते हैं, क्योंकि पिक्चरें तो हम देखते हैं। खोखे का खौफ नजर आया क्या? विपक्ष ने बहुत संगीन आरोप लगाए। देखो, विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं थे। देखो, वो लोग उन्होंने कोई भी विकास किया नहीं है। प्रोजेक्ट्स वगैरह जो भी थे, ये महायुति सरकार ने 2.5 years में सबको दिखा दिया। ग्राउंड लेवल पे काम करके बहुत सारे नए प्रोजेक्ट लगे, लाड़की बहन योजना, जो जितनी मेरी बहनें हैं उन सब ने रिजल्ट दिया है। वो सब काफी खुश है योजनाओं से और विकास से। बहुत सारे अलग अलग विकास हुए हैं, जैसे अटल सेतु हो या समृद्धि महा हाईवे हो या मेट्रो के काम हो, ये सब काम दिखता है ना, काम दिखा है, इसीलिए हम जीते हैं। महाविकास आघाड़ी आज नहीं है कहीं पे, क्योंकि महायुति के काम दिख रहे। महाविकास आघाड़ी क्या करती है, मतलब मैं ऐसे बोलना नहीं चाहती, लेकिन अपोजिशन वाले एक बार कुछ कह रहे हैं। मैम मैं वापस आ रहा हूं आपके पास। सहयोगी दल है, अनुज आत्रे साहब के पास में जा रहा हूं। अनुज सर, लगातार यहां पर ये तमाम चीजें देखने को मिली, कई तरह की बातें रही। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा, झारखंड में तमाम फैक्टर्स काम कर गए, ईवीएम में कोई दिक्कत नहीं, और बार बार यही सवाल आप लोगों के ऊपर, जो शायद आपका जवाब भी अधूरा रह गया था, क्योंकि लगातार रिएक्शंस का सिलसिला आ रहा है, आपका जवाब भी अधूरा रह गया था। अब यहां से आगे क्या? मैं तो सोच रहा था कि अनुज सर आए तो सबसे पहले बीजेपी को शायद शुभकामनाएं दे देंगे। देखिए, सवाल ये है कि हमने ईवीएम का कोई नाम नहीं लिया है, ना हमने कभी कोई बात की है। ये आप लोग अपने आप इस तरह की बात बोल रहे हैं क्योंकि आपको खुद को कहीं ना कहीं महसूस हो रहा होगा, या आपके रिपोर्टर्स को महसूस हो रहा होगा, या खासतौर से चोर की दाढ़ी में, जिसकी दाढ़ी में तिनका होता है, वो भी कहीं ना कहीं बोलता है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं। हमने तो कहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है,
कुछ ना कुछ गड़बड़ है और 100% गड़बड़ है। अब गड़बड़ क्या है, जिसने गड़बड़ की है तुरंत उसने अपने मुंह से बोल दिया कि वहां गड़बड़ है। तो ये तो देश की जनता को सोचना है कि इस गड़बड़ के तहत कैसे हमारा लोकतंत्र अब क्या बच पाएगा। जो राहुल जी बार बार बोल रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है, और उसकी तार तार किया जा रहा है, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। व्यवस्थाओं को, सिस्टम को अपने हिसाब से मोल्ड किया जा रहा है, अपने हिसाब से मैनेज किया जा रहा है, अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट में कुछ सारे विकास काम नए हुए नहीं और सारे रोके गए। और अभी 2.5 साल में हर सेक्शन का वेलफेयर पॉलिटिक्स भी हुआ, वेलफेयर डेवलपमेंट का भी प्रोग्राम्स भी हुए, और इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के भी कार्यक्रम हुए। लोगों ने उसे पसंद किया और लोगों ने इसीलिए वोट दिए। आपको लगता है सर वोट जिहाद वाला जो इशू उठा था उसका भी वो रहा कि कटेंगे तो बटेंगे, और ये सारी चीजें जो हुई उसको लेकर भी लोगों में एक है कि कहीं ना कहीं अलग नहीं होना चाहिए? मैं ऐसा मानता हूँ, महाराष्ट्र का वोटर संकीर्णता से विचार नहीं करता, विकास के लिए वोट देता है और दिया है। और लोकसभा और विधानसभा में हमेशा अलग रहा है, नहीं यानी बहुत बार हमें दोनों में अच्छे मिले वोट। लेकिन मुझे याद है 99 में एक ही दिन लिया हमने विधानसभा लोकसभा, तो लोकसभा में हमें 40% मिले, लेकिन विधानसभा में 30% मिले। तो बहुत विचार करके लोग वोट देते हैं। मेरा रॉबस्ट कॉमन सेंस ऑफ कॉमन पीपल पे ज़्यादा भरोसा है और उन्होंने जिताया है। और जनता को धन्यवाद है। हमारी जो टीम है, यानी मुख्यमंत्री शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और तो जाहिर सी बात है, लोकतंत्र बचाने की बात हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो गई, आरक्षण की बात हो गई, ये तमाम चीजें हर तरफ से आई। और अनुज आत्रे साहब को भी आप सुन रहे थे जो कि कह रहे हैं कि लोकतंत्र कैसे बचेगा, जो कि राहुल गांधी भी कह रहे थे। लेकिन अभी मैंडेट के हिसाब से झारखंड में लोकतंत्र बच गया है, महाराष्ट्र में नहीं बचा है।